Assalamualaikum dear friends, I hope all of you are fine। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और एक बार फिर मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न विद वफ़ा। और सबसे पहले मेरी यही गुजारिश रहेगी कि अभी तक जिन फ्रेंड्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने डिस्कस किया है बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और हमने डिस्कस किया है मार्केट्स के बारे में। जो 4 टाइप्स ऑफ मार्केट्स हैं लाइक परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। all those types of competitions markets we have discussed, and friends, we have discussed about the features of these market forms, and we have also discussed the shape of demand curves and how price is determined in these market forms. So all these things have been discussed in the previous lectures. So now today we are heading towards a new topic which is entitled as demand analysis। तो ये डिमांड एनालिसिस जो है ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट है और आज हम इसी डिमांड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम वक्त में आपको दी जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, डिमांड एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है वो ये है कि ये डिमांड क्या होती है। ठीक है, जब हम डिमांड एनालिसिस की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि डिमांड क्या होती है। डिमांड जो होती है ये इंसान के अंदर एक चाहत होती है, एक डिज़ायर होती है, लेकिन खाली एक डिज़ायर का नाम डिमांड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझ में एक डिज़ायर है कि मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बट डज इट मीन दैट दिस डिज़ायर ओनली इंक्लूड्स कंप्राइज ऑफ डिमांड? क्या खाली ये डिज़ायर जो है मेरे पास, क्या यही डिमांड कहलाएगी? नहीं, द आंसर इज अ बिग नो। यानी डिज़ायर खाली किसी के पास होगी वही खाली डिमांड नहीं है। ठीक है, तो डिज़ायर के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जिनको डिज़ायर के साथ मिला के हम डिमांड कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये चीज़ डिमांड कहलाएगी। तो 3 चीज़ें नेसेसरी हैं। 3 थिंग्स आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू कॉल समथिंग एज डिमांड। ठीक है, एक चीज़ है डिज़ायर टू बाय ए कमोडिटी, यानी आप में ये चाहत होनी चाहिए कि आप किसी कमोडिटी को बाय करना चाहते हैं। बैक्ड विद सफिशेंट परचेजिंग पावर, इसके साथ साथ आपके पास परचेजिंग पावर भी होना चाहिए, यानी आपके पास फाइनेंशियली आप साउंड होने चाहिए इस हद तक कि आप वो चीज़ खरीद सकें, आप वो चीज़ ला सकें, यानी सफिशेंट परचेजिंग पावर आपके पास होना चाहिए। एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, इसके साथ साथ आपके पास एक ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं ये चीज़, इस चीज़ पे ख़र्चा करना चाहूँगा, यानी आप विलिंग होने चाहिए स्पेंड करने के लिए। ठीक है, तो डिमांड क्या होती है? डिमांड इंसान की वो चाहत होती है जिसको फुलफिल करने के लिए आपके पास परचेजिंग पावर भी है, आपके पास मनी भी है और आप विलिंग भी है इस चीज़ को खरीदने के लिए। तो ये कहलाएगी आपकी डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ समझने के लायक है, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, दीज 2 आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, डिमांड जो है, डिमांड हम कहते हैं कि डिफरेंट पॉसिबल कमोडिटीज ऑफ ए कमोडिटी, क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी, यानी कोई कमोडिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप बाजार जाते हैं, आप कोई चीज़ वहाँ से लाते हैं, तो आप जब वो चीज़ लाते हैं, खाली आपने जब वो चीज़ लाई खाली वही डिमांड नहीं होगी, बल्कि जो तमाम कस्टमर्स ने
बाजार से, मार्केट से किसी चीज़ की डिमांड की, कोई चीज़ बाई की एट डिफरेंट प्राइसेस, उस चीज़ को पूरी डिमांड कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कमोडिटी की बात करें, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन की बात करें, जब मुख्तलिफ कस्टमर्स एक मार्केट में जाते हैं और डिफरेंट प्राइसेस पे इस कमोडिटी को ख़रीदते हैं, तो उन सब लोगों की डिमांड जब एक साथ मिलाई जाती है तो उसको कहा जाता है डिमांड। ठीक है। और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? क्वांटिटी डिमांडेड होती है जब एक सिंगल बायर परचेज करता है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को एट ए स्पेसिफिक प्राइस, उस चीज़ को कहा जाता है क्वांटिटी डिमांडेड। यानी फॉर एग्जांपल एक ही बायर गया एक मार्केट में और एक दुकानदार के पास गया, शॉपकीपर के पास गया और उसने एक मोबाइल खरीदा एट ए पर्टिकुलर प्राइस, इस चीज़ को कहा जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन डिमांड क्या होती है? डिमांड होती है सारे कस्टमर्स की, सारे बायर्स की, जो क्वांटिटीज़ डिमांडेड जो होती है उनको मिला के एट डिफरेंट प्राइसेस, उसको कहा जाता है डिमांड। तो ये है डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड एक सिंगल सेलर की डिमांड होती है, लेकिन डिमांड जो होती है वो सारे सेलर्स की जो मार्केट में होते हैं एट डिफरेंट प्राइसेस, जब वो चीज़ें खरीदते हैं, एक चीज़ खरीदते हैं, तो उन सब की जब क्वांटिटीज़ को मिलाते हैं हम, तो वो चीज़ डिमांड बन जाती है। इसके बाद एक अहम कंसेप्ट है इसमें डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि जब भी हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड हमेशा प्राइस के साथ रिलेटेड होती है। यानी डिमांड और प्राइस की एक गहरी रिलेशन है, गहरा ताल्लुक है। और वो चीज़ हम क्या रिलेशन है इनके बीच में, वो हम लॉ ऑफ डिमांड में आगे पढ़ेंगे। तो अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल होता है एक ऐसा टेबल जो हमें रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइसेस। ठीक है। डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी। फॉर एग्जांपल अगर 5 कस्टमर्स की बात करें हम, ठीक है, या एक ही कस्टमर की बात करें, एक ही कस्टमर मुख्तलिफ प्राइसेस पे मुख्तलिफ क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी बाय करता है, उस चीज़ को जब हम एक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, उस टेबल को कहा जाता है डिमांड शेड्यूल। फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ की कीमत 1 रुपया है तो उस 1 रुपये में कोई कस्टमर उस चीज़ के 4 यूनिट्स खरीदता है। अब अगर उस कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होके 2 रुपये हो गया तो वो बाय करता है ओनली 3 यूनिट्स। इसी तरह से अगर उसका प्राइस फिर से इंक्रीज हो गया 3 रुपीज़, वो करता है ओनली 2 यूनिट्स बाय। ठीक है। तो जितना प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है उतना उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती जा रही है। और ये रिलेशनशिप जो है, जब हम इस रिलेशनशिप को, प्राइस और डिमांड की रिलेशनशिप को जब हम एक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस टेबल को कहा जाता है डिमांड शेड्यूल। और इस डिमांड शेड्यूल के 2 टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है। तो ये 2 टाइप्स हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल के ये 2 टाइप्स हैं। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो होता है, इट रेफर्स टू द डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर और कंज्यूमर ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। जब एक बायर, एक कंज्यूमर मार्केट में जाता है, वहाँ से वो डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी बाई करता है। और जब हम इस सिंगल कस्टमर की, सिंगल इंडिविजुअल बायर की इस क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस की रिलेशनशिप को एक टेबल में रखते हैं तो उस टेबल को कहा जाता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक सिंगल सेलर की डिमांड का शेड्यूल है, इसलिए इसको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। और इसमें हम डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी शो करते हैं जो एक सिंगल बायर, एक इंडिविजुअल बायर बाय करता है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक खास वक्त पर। देखिए फॉर एग्जांपल हम नीचे ये टेबल देखेंगे,
ये पी एक्स जो है ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, गुड एक्स। फॉर एग्जांपल एक्स गुड लाना है हमें मार्केट से, फॉर एग्जांपल ये गुड एक्स, फॉर एग्जांपल हम मोबाइल फ़ोन बोलेंगे, ठीक है। तो जब 1 रुपीज़ था प्राइस, उस टाइम एक सिंगल कस्टमर, एक इंडिविजुअल बायर लाता था 4 यूनिट्स। जब इसका प्राइस इंक्रीज हो गया 2 यूनिट्स, तो बायर ने लाए 3 यूनिट्स इस कमोडिटी के। जब 3 रुपीज़ प्राइस हो गया तो इसने 2 ही यूनिट्स लाए। जब 4 रुपीज़ प्राइस हो गया इंक्रीज, तो इसने 1 ही यूनिट लाया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जितना प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। यानी 1 रुपीज़ पर 4 यूनिट्स लाए, 2 रुपीज़ पर 3 ही यूनिट्स लाए, 3 रुपीज़ प्राइस पर 2 ही यूनिट्स लाए और 4 रुपीज़ पर 1 ही यूनिट इस कमोडिटी का लाया, ठीक है। तो यहाँ हम दिखाते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। जब प्राइस इंक्रीज होता था, ये ऊपर की तरह एरो है, ठीक है। जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हुई, और जब प्राइस डिक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, प्राइस डिक्रीज होता जा रहा है, तो यहाँ से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती जा रही है। तो हम एक नेगेटिव अपोजिट रिलेशनशिप देखते हैं यहाँ पे, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इसी को कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये है एक इंडिविजुअल शेड्यूल, ये है एक इंडिविजुअल बायर जो होता है मार्केट में, उसका डिमांड शेड्यूल, उसका प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या रिलेशन रहती है। जब एक सिंगल कस्टमर, सिंगल बायर जब जाता है मार्केट में, सिंगल इंडिविजुअल बायर जब जाता है मार्केट में, तो उसकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या रिलेशन रहती है, वो हम दिखाते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में। इसके बाद बात करेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल की। अब देखिए, एक मार्केट में खाली एक ही कंज्यूमर नहीं होता, एक ही कस्टमर या बायर ऑफ ए कमोडिटी एक ही नहीं होता, सिंगल कस्टमर नहीं होता, बल्कि एक मार्केट में बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं। और मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है, मार्केट डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट करता है जो डिमांड होती है तमाम कस्टमर्स की, ठीक है। ऑल द कस्टमर्स जो होते हैं उनकी जो डिमांड होती है मार्केट में, पूरे मार्केट में, उस पूरी डिमांड को मार्केट डिमांड शेड्यूल के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस डिमांड शेड्यूल में क्या चीज़ हम देखते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच द कंज्यूमर्स डिमांड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी डिफरेंट कंज्यूमर्स जो होते हैं, जब वो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटीज डिफरेंट प्राइसेस पे जब वो बाई करते हैं, जब वो डिमांड करते हैं, तो उन पूरे कस्टमर्स की डिमांड जो होती है क्वांटिटी डिमांडेड, उसको मिला के हम दिखाते हैं एक मार्केट डिमांड शेड्यूल में, ठीक है। तो चलिए हम अज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं कि एक मार्केट में खाली 2 कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो जब हम अज्यूम करते हैं, जब हम सपोज करते हैं कि एक मार्केट में 2 ही कस्टमर्स हैं, तो उनका मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे दिखाया जाए। देखिए, ये हम प्राइस ऑफ द कमोडिटी यहाँ पे फिक्स करेंगे ₹1, 2, 3 एंड 4। अब जब 1 रुपीज़ है मार्केट में, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस जब 1 रुपीज़ है, तो उस टाइम जो कस्टमर ए है, जो पहला कस्टमर है, हमने पहले ही अज्यूम किया है कि ओनली 2 कस्टमर्स हैं, 2 कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। जो कंज्यूमर ए है, पहला कंज्यूमर है, उसने 1 रुपीज़ पर 4 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी बाई किए, और दूसरा जो कंज्यूमर था उसने 5 यूनिट्स बाई किए, ठीक है। तो कुल मिला के इन्होंने 9 यूनिट्स इस कमोडिटी के बाई किए। अब दूसरी सिचुएशन में क्या होता है, जब 2 रुपीज़ प्राइस इंक्रीज हुआ, 1 रुपीज़ से लेके 2 रुपीज़, तो उस टाइम कंज्यूमर ए की डिमांड डिक्रीज हुई फ्रॉम 4 to 3। इसी तरह से कंज्यूमर बी की भी डिमांड डिक्रीज हुई फ्रॉम 5 to 4, और टोटल में इन्होंने 7 यूनिट्स इस 2 रुपीज़ प्राइस पर बाई किए। इसी तरह से जब प्राइस राइज हुआ फिर से 3 रुपीज़, तो उस टाइम कंज्यूमर ए ने ओनली 2 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी बाई किए, कंज्यूमर बी ने 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बाई किए, और टोटल में इन्होंने 5 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी बाई किए। इसी तरह से जब 4 रुपीज़ प्राइस इंक्रीज हुआ, तो कंज्यूमर ए ने 1 ही यूनिट बाई किया, और कंज्यूमर बी ने 2 यूनिट्स बाई किए, और टोटल में इन्होंने
3 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी बाई किए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, कंज्यूमर ए की भी डिमांड डिक्रीज होती जा रही है और कंज्यूमर बी की भी डिमांड डिक्रीज होती जा रही है। तो हमें दिखाना क्या है, हमने अज्यूम किया है पहले ही कि 2 कंज्यूमर्स हैं इस मार्केट में। ठीक है, अब बात ये तो नहीं खाली 2 ही कंज्यूमर्स तो नहीं हो सकते, हम मिसाल के तौर पे समझा रहे हैं कि अगर एक मार्केट में 2 ही कंज्यूमर्स हैं तो उनका डिमांड शेड्यूल हम कैसे फ्रेम करेंगे। इसी तरह से हम और भी कंज्यूमर्स ऐड कर सकते हैं, कंज्यूमर सी, कंज्यूमर डी, कंज्यूमर ई, कंज्यूमर एफ, इसी तरह से आगे हम कंज्यूमर्स ऐड करते जाएंगे और यहाँ पे उन सभी की डिमांड जो क्वांटिटी डिमांडेड, फॉर एग्जांपल पहले की थी क्वांटिटी डिमांडेड 4 और दूसरे की थी 5 और टोटल में इनकी डिमांड बन गई 9। इसी तरह से पहले की क्वांटिटी डिमांडेड थी 3, दूसरे की थी 4 और टोटल डिमांड इनकी बन गई 7। तो इसको हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, जो एक सिंगल कंज्यूमर की होती है। यहाँ पे भी क्वांटिटी डिमांडेड और जब इन दोनों को हमने मिलाया तो वो डिमांड बन गई। ठीक है, तो इसी तरह से एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की जो डिमांड क्वांटिटी होती है वो उसको कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, और जब इन सब को एक साथ मिलाया जाता है तो वो डिमांड बन जाती है। यहाँ पे फिर से हमने बोला है कि इस मार्केट में हमने अज्यूम कि इस मार्केट डिमांड शेड्यूल में हमने अज्यूम किया है कि देयर आर ओनली 2 कंज्यूमर्स इन द market, consumer A and consumer B. We can go on adding consumers like consumer C, consumer D, consumer E, and at last we will add the quantities demanded by all the consumers and that will become the demand in the whole market. तो यह है मार्केट डिमांड शेड्यूल जिससे हम मुख्तलिफ कंज्यूमर्स की क्वांटिटी डिमांडेड रिप्रेजेंट करते हैं और टोटल में फिर वो पूरे मार्केट की डिमांड शो करता है। तो हमने यहाँ पर भी देखा कि जब प्राइस इंक्रीज यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ फ्रॉम 1 2 3 4 तो कंज्यूमर ए की भी डिमांड डिक्रीज हुई और कंज्यूमर बी की डिमांड भी डिक्रीज हुई, और इसका मतलब है कि टोटल डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जब प्राइस जब इंक्रीज हुआ, ऐसे हम ऊपर की तरफ एरो जब दिखाते हैं तो प्राइस इंक्रीज हुआ, तो प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हुई। हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में भी ऐसा ही देखा था कि जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज हुई। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हुई, और मार्केट डिमांड शेड्यूल में भी हमने यही देखा कि जब प्राइस इंक्रीज हुआ डिमांड उस टाइम डिक्रीज हुई। तो इसका मतलब ये कि जो इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, जो प्राइस और डिमांड के बीच में जो इनवर्स रिलेशनशिप है, अपोजिट रिलेशनशिप है, यानी जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है। जो इनवर्स रिलेशनशिप है ये दोनों केसेस में सही है, यानी जो इंडिविजुअल डिमांड जब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं या मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं तो दोनों केसेस में ये सच है, ये ट्रू होल्ड करता है, इट होल्ड्स गुड इन बोथ द केसेस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो दोनों केसेस में ये बिल्कुल सही है कि जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है, इट होल्ड्स गुड इन बोथ द केसेस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो दोस्तों इसके बाद बात करेंगे हम डिमांड कर्व की। ठीक है, लेकिन डिमांड कर्व पढ़ने से पहले हमें स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व समझना चाहिए कि इसका स्लोप क्या होता है। नॉर्मली जो डिमांड कर्व होती है ये होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसे डाउनवर्ड स्लोप होता है इसका, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से लेके राइट की तरफ आती है ये, और इसका स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। और इससे क्या इंडिकेट होता है, इससे इंडिकेट होती है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट इज क्वांटिटी डिमांडेड। जो ये प्राइस है, यानी जब फॉर एग्जांपल अगर हम ये यहाँ पे प्राइस P फिक्स करें, ठीक है, तो इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी बाय कर सकता है कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल Q। ठीक है, अब जब प्राइस डिक्रीज हुआ टू P1, ठीक है, P1 की तरफ हमने प्राइस नीचे लाया, P से P1 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज हुआ। ठीक है, Q1। तो जब प्राइस P था उस टाइम ओनली Q अमाउंट ऑफ द कमोडिटी OQ। ठीक है, ये ओरिजिन लेंगे हम। OP जब प्राइस था तो OQ कमोडिटी एक कंज्यूमर बाय कर सकता था, लेकिन जब हमने प्राइस डिक्रीज किया
फ्रॉम OP टू OP1, तो यहाँ से इतना अमाउंट ऑफ जो डिमांड है वो इंक्रीज हुआ, इतना अमाउंट, ठीक है। तो प्राइस डिक्रीज करने से इंक्रीज अमाउंट हुआ। तो इस डाउनवर्ड जो स्लोपिंग होती है ये डिमांड कर्व, इससे हमें यही पता चलता है कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, एक ऑपोजिट रिलेशनशिप होती है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। जितना प्राइस डिक्रीज होता है उतना क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होता है, और जितना प्राइस इंक्रीज होता है उतना क्वांटिटी डिमांडेड वापस डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिव स्लोपिंग डिमांड कर्व है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब यही है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो हम यही याद रखेंगे कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप होता है एंड इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये डिमांड कर्व क्या होती है? डिमांड कर्व इज एक्चुअली अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल, ठीक है। जब हम डिमांड शेड्यूल की बात कर रहे थे तो डिमांड शेड्यूल हम एज ए टेबल शो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जो ये डिमांड कर्व है ये एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है, एक ग्राफ हम इसका डालते हैं, इस शेड्यूल का एक ग्राफ डालते हैं और वहाँ पे एक कर्व बन जाती है, उस कर्व का नाम होता है डिमांड कर्व। तो जिस तरह हम डिमांड शेड्यूल में दिखाते थे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप, उसी तरह से यहाँ पे भी हम दिखाते हैं कि एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन हम करते हैं उसी शेड्यूल की, उस वही रिलेशनशिप हम यहाँ पे भी इस डिमांड कर्व में दिखाते हैं। तो ये एक ऐसी कर्व है, ये एक ऐसी कर्व है जिसे हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं डिमांड शेड्यूल की, और जिससे हमें पता चलता है कि डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशनशिप है। और डिमांड शेड्यूल की तरह भी डिमांड कर्व की दो टाइप्स हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व एक ऐसी डिमांड कर्व होती है जो एक सिंगल पर्टिकुलर बायर जब होता है, पर्टिकुलर सिंगल कंज्यूमर जो होता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, ये कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व वो कर्व है जो इस पर्टिकुलर बायर की जो कमोडिटीज़ इसने बाय की एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस वो शो करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो डिमांड कर्व है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक कंज्यूमर जब मार्केट गया उसने ₹1 पर 4 यूनिट्स बाय किए, ₹2 पर 3 ही यूनिट्स बाय किए, ₹3 पर 2 ही यूनिट्स बाय किए और ₹4 पर 1 ही यूनिट बाय किया। तो हम देखते हैं कि ये एक ऐसी कर्व है जो हमें डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड ये चीज़ दिखाती है। यानी एक कस्टमर जब मार्केट जाता है तो वो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी बाय करता है एट डिफरेंट प्राइसेस। तो ये रिलेशनशिप हमें दिखाता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। इसके बाद देखेंगे मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व जो होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स हमने पहले बनाई है, एज डिमांड कर्व एंड बीज डिमांड कर्व, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल समेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल समेशन मीन्स ये हम ऐड करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे ₹3 में, आप देख सकते हैं यहाँ ₹3 में इस ये सॉरी प्राइस यहाँ से है, ₹2 में इसने 3 कमोडिटीज बाय की, ठीक है। और यहाँ पे ₹2 में इसने ₹2 में यहाँ पे इसने 4 कमोडिटीज बाय की। यहाँ पे ₹2 में 3 कमोडिटीज, यहाँ पे इन्हीं ₹2 में 4 कमोडिटीज, 4 और 3 कमोडिटीज हो गई 7 कमोडिटीज यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल मार्केट डिमांड जो होगी वो ₹2 पे 7 होगी, ठीक है। इसी तरह से ₹3 पे इसने 2 कमोडिटीज बाय की थी, यहाँ पे ₹3 पे 3 कमोडिटीज, 2 और 3 हो गए 5। तो ₹3 पे टोटल डिमांड जो है मार्केट की वो है 5 यूनिट्स, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ₹1 पे इस कंज्यूमर ने 4 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी बाय किए थे, ₹1 पे 4 यूनिट्स। यहाँ पे ₹1 पे दूसरे कंज्यूमर ने 5 यूनिट्स बाय किए। तो टोटल में ₹1 पर जो डिमांड होगी फिर मार्केट की वो होगी 4 + 5 = 9,
ठीक है। तो इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल समेशन करते हैं। ये होती है हॉरिजॉन्टल समेशन इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स की, जो हमें एक मार्केट डिमांड कर्व जिस चीज़ से हमें हासिल होती है, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है, इस मार्केट डिमांड कर्व से, इससे हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट कंज्यूमर्स जो होते हैं मार्केट में, उनकी इंडिविजुअल डिमांड जो है क्वांटिटी डिमांडेड, उनको मिला के हमें टोटल में क्या मार्केट डिमांड हासिल होगी। ये हमें इस मार्केट डिमांड कर्व से हासिल होता है। और ये मार्केट डिमांड कर्व जो है, इट इज़ द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। जो हमने ऊपर मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ा, उसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो है मार्केट डिमांड कर्व। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आई थिंक इट शुड बी कंक्लूडेड हेयर, क्योंकि ये थोड़ा सा हेक्टिक समझना है। आई वुड लाइक टू टेल दोज कैंडिडेट्स who have not been able to understand these curves to go through this video once, twice and thrice. Inshallah they will understand very easily. जब आप एक बार, दो बार, तीन बार सुनोगे पूरी तरह से, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, तो आप लोगों की समझ में अच्छे से आएगा। ये उतना डिफ़िकल्ट ज़्यादा नहीं है। तो जो बिगिनर्स हैं इकोनॉमिक्स के, उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, अदरवाइज़ ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो जिनको समझ में नहीं आया पहली बार, दूसरी बार भी समझ नहीं आया, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि बार बार ये वीडियो देखें, ये पूरा लेक्चर सुने, ताकि ये आपकी समझ में पूरी तरह से आए। और इस डिमांड से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव, आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, चाहे अकाउंट्स असिस्टेंट का होगा या आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो इस टॉपिक से आपके वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू वंस अगेन टेल यू दैट रिवाइज एंड रिवाइज, बिकॉज रिविजन इज़ द की टू सक्सेस। आप जितना रिवाइज करोगे उतना आप कामयाबी के, सक्सेस के बिल्कुल करीब जाओगे। और आखिर में मैं अपने फ्रेंड्स से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच जाए। और ये जो हमारे लेक्चर्स होते हैं, ये भी आपके दोस्तों के साथ शेयर हों, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके भाइयों के साथ शेयर हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी नॉलेज जो है दूसरों तक पहुंच जाए। और इसके साथ साथ जो फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो नोटिफिकेशंस हैं वो उनको आगे मिलती रहें। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस और आगे भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, उन तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो सिलेबस होगा वो कवर करने की हम इस चैनल पर हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम ये पूरा सिलेबस कवर करें। तो आगे इंशाल्लाह और एक वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।